आज हम लोग जीएस 2 का सेक्शन 1 पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 2 तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। अभी मात्र 1 मंथ्स बचे हैं। तो 1 मंथ में जो-जो अगर कन्वेंशनल टॉपिक तैयार हो गया है, तो अब जो टॉपिक चर्चा में रहा है, रिसेंट टॉपिक जो कि पिछले 1 साल में जिससे संबंधित रहा है, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ है या इलेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि अमेरिका में हुआ या जर्मनी में हुआ, तो वो तुलना भी आ सकता है कि का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और साथ-साथ यूएसए का या जर्मनी का। इसके अलावा भी क्लेमेंसी जो प्रेसिडेंट का जो पावर है क्लेमेंसी का क्षमा करने का, वो अमेरिका और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। बेल को लेकर के जो हम लोग 4 जो एक्ट हैं संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 69 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, जो पिछले 1 साल, 1.5 साल में न्यूज़ में रहे हैं, तो उसको भी हम लोग को अच्छे से कवर करना है। तो पहला तो एक करंट अफेयर्स टॉपिक जो कन्वेंशनल टॉपिक है उसको भी करना है और दूसरा जो करंट अफेयर्स टॉपिक रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा? तो बताएँगे एक? जी जी सर। सर। हाँ, अब देखिए हमने 5 सेक्शन में इसको बाँटा है। देखिए, ये आपका एक पहला हो गया इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं। दूसरा आपका जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या साथ-साथ पीआरआई, लोकल गवर्नमेंट, उसका है। तीसरा सेक्शन आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन, आर्टिकल 245 से लेकर के 275 तक। जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बहुत सारा चीज़ है। और एक इलेक्शन। इलेक्शन में और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कि कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स चर्चा में रहे, जैसे लास्ट ईयर प्रश्न आया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। उसी तरीके से इस बार कौन-कौन सा न्यूज़, कौन-कौन सा बिल्स चर्चा में रहा, उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ-साथ कुछ संस्थाएँ, ऑर्गनाइज़ेशन। तो एक तरफ हमने रखा है कन्वेंशनल टॉपिक और एक तरफ इन न्यूज़, जो टॉपिक्स चर्चा में रहा है उसको हर हाल में तैयार करके जाना है। तो ये आपका छोटा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाया गया है। हम लोग एक-एक करके देखते हैं। जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशनल हम लोग पढ़ते आते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, उसका क्या प्रोसेस है, कितना समय लगा, कौन-कौन से मेंबर थे, ये आप पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, साथ-साथ आपके पास नोट्स होगा या पढ़े भी होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर थोड़ा-सा भी देखे होंगे कि संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता में क्या डिफरेंस है। डीपीएसपी को हम लोग किस स्तर तक, कहाँ तक हम लोग लागू कर पाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मोरालिटी है, प्रिएम्बल क्या कहता है, डीपीएसपी क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन होता है तो कौन ओवरराइड करता है। और साथ-साथ जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। एक हमेशा कन्वेंशनल टॉपिक रहता है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उससे संबंधित अगर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वो गोलकनाथ है या केशव भारती है, इसका क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या फीचर्स है, क्या इम्पोर्टेंस है। फंडामेंटल राइट्स हमेशा चर्चा में रहता है, आर्टिकल 19(1) से लेकर के 19(1) तक, और एक साथ-साथ आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका स्कोप एंड एक्सटेंट। और एक डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन 3 तरीके का जो होता है, नॉनिज्म, रिविजन, टूरिज्म, और दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको दोनों पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और बिहार के कंटेक्स्ट में भी, कि बिहार किस तरीके से डीपीएसपी को लागू कर पाया है, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या लॉ से रिलेटेड हो, फ्री लीगल एड की बात हो या इक्वल पे की बात हो या महिलाओं को जो भी वीकर सेक्शन से उसको रिजर्वेशन देने की बात हो। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको कि डीपीएसपी बिहार गवर्नमेंट ने भी फुलफिल किया है और साथ-साथ
सेंट्रल गवर्नमेंट में फुलफिल किया है। और ये पीआरआई आपका 73rd एंड 74th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब नोट्स तैयार किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो एक बार ज़रूर तैयार करेंगे। जो हम लोगों ने कंटेंट दिया है या बाकी जो बेसिक बुक लक्ष्मीकांत है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इससे संबंधित कुछ न्यूज़ में रहे हैं, उस पे हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। देखिए, आपका एक ये है सिटीज़नशिप, नागरिकता। स्पेशली ये चर्चा में रहा सेक्शन 66A ऑफ सिटीजनशिप और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। कोई जानते हैं इसके बारे में? एनीवन? बिल्कुल। और उसमें नागरिकता का ही बात हुआ था और स्पेशली जो 1 जनवरी 1976 से लेकर 1971 तक, जब तक जो हमारा इंडिया बांग्लादेश जो बांग्लादेश बना, तो उसके बाद का जो भी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो अगर वो माइग्रेट किए हैं मतलब बांग्लादेश से या दैट टाइम पाकिस्तान से असम में, तो असम में अगर आ गए थे 1971 से पहले तक, तो उनको भी नागरिकता का प्रावधान था। तो कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 7 नंबर वाले में या 8 नंबर वाला में, तो थोड़ा-सा वाकिफ रहेंगे, जानकारी होना चाहिए कि एक तो हम लोग ये चर्चा में रहा ही है, लेकिन इससे समाप्त प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इससे पूछ चुका है और ये बहुत चर्चा में रह चुका है। तो ये इसलिए मैंने इसको रखा है कि इसको आप ज़रूर देख लेंगे। दूसरा एक है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, लास्ट ईयर भी पूछा था बीपीएससी ने, तो ये नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर लॉन्ग में नहीं दे तो शॉर्ट में भी दे सकता है, तो इसको भी तैयार करेंगे। आप जानते भी हैं आर्टिकल 44 बहुत इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, तो ये भी चर्चा में रहा है। एक रिजर्वेशन वाला बात है, आरक्षण वाला बात। आरक्षण वाला में अभी जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो भी एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसका भी सब क्लासिफिकेशन हो, जिस आप चर्चा पे है। और साथ-साथ ये आपका सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, जो ओबीसी का खास करके जो 27% आरक्षण है, उसमें स्पेशली जो पिछले 1990 से हम लोग जोड़ते हैं, तो अभी लगभग 30 साल हो गया है, तो उसमें अभी भी जो कैटेगरी जो कास्ट अभी तक वो आगे नहीं आ पाया है, तो ये दोनों को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन में क्या-क्या प्रावधान करने वाला। अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, फाइनल रिपोर्ट। तो रोहिणी कमीशन का अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है और ये सब क्लास, तो ये दोनों को आप पढ़ लेंगे। रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव साइड ये है कि जो वीकर सेक्शन से हैं, कहीं न कहीं एक तरफ हम लोग डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं, आर्टिकल 15, तो उसके बारे में नेगेटिव साइड ये है कि हम लोग एक तरह से राइट टू जो इक्वालिटी है वो वायलेट, लेकिन अगर हम लोग डीपीएसपी को फॉलो करें, वेलफेयर स्टेट का प्रावधान है, तो भी ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर पढ़ना रिजर्वेशन, उसमें ये दोनों का चर्चा ज़रूर करेंगे। एक ये नया टर्म है पर्सनैलिटी राइट्स, टर्म वही है, बस आर्टिकल 21 का ही एक्सपेंशन है। अब ये नया टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या है। पर्सनैलिटी राइट्स वही है जो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी का ही एक्सपेंशन है कि हमारे पास हर तरह का अधिकार है, राइट टू स्लीप, राइट टू लिव, राइट टू फ्री पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट, और भी जितने भी इस पे एक्सपेंस में आता है रेट, तो ये सारा इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं इस एंड एक्सटेंट ऑफ 21। तो ये टर्म से दे रहेंगे जानकारी इसको। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल 20 और 22 में। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तो हमेशा चर्चा में रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिसेंट में बहुत सारा न्यूज रहा है, चाहे ज्ञान वापी मस्जिद का बात हो, मथुरा का बात हो या इंदौर का बात हो, या तो हमेशा चर्चा में रहा, विवाद चीजें आ रही है निकल करके, तो इसको भी एक बार देख लेने का है कि वर्तमान में स्थिति क्या है, उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। कहीं न कहीं अभी जो रिसेंट में थोड़ा-सा वो चीज़ें उभर कर के सामने आ रहा है, तो कितना वो हितकर है किसी समाज के लिए, या जो चीज़ें चल रही है उसको हम लोग कहीं न कहीं वो सेकुलरिज़्म को एक थ्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हमको जस्टिफाई करना है। थोड़ा-सा पॉजिटिव बात बताएँगे, हल्का-सा क्रिटिसिज़्म करके लास्ट में कंक्लूजन। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट की तरह।
राइट टू बी फॉरगेटेन, हमारे पास अधिकार है कि जो भी हम इंटरनेट ब्राउज़र करते हैं, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी, जो भी चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, स्टारलिंक का है, किसी भी तरह का, एयरटेल है, जियो है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो वो हमारे पास अधिकार है कि हम कोई भी डेटा अगर हम ब्राउज़ कर रहे हैं, तो वो डिलीट हो जाए एक समय के बाद, और वो हमारा अधिकार है कि कंपनी डिलीट करे। हम अपने स्तर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो भी हमने ब्राउज़ किया है, जो भी हमारा सर्च हिस्ट्री है, उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको नहीं रखा जाए, और ये हमारा अधिकार है। उसी को हमने चर्चा किया था, एक राइट टू रिकॉल भी होता है, राइट टू रिपेयर है, तो इसी से संबंधित है। लेकिन जो ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, सिटीजनशिप, यूसीसी, रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी और सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, पर्सनालिटी राइट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको जरूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, कुछ कन्वेंशनल टॉपिक जैसे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। लास्ट ईयर प्रश्न भी आया था कि पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, कैसे उसमें लोकसभा का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्यसभा का क्या है, स्पीकर का क्या है, साथ-साथ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन। इस बार लीडर्स ऑफ अपोजिशन मिला है पहला बार, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टोकन मोशन में, कट मोशन में, कोई बजट पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो किस, या इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नियुक्ति हो, तो उसमें कहाँ-कहाँ पे भूमिका है, उसका भी चर्चा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया और यूके और यूएसए, ये तीनों में डिफरेंस आ सकता है। हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, हमारा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों है, लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड है, इसका लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो थोड़ा इसको हम ये कन्वेंशनल टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मेशन, दूसरा लीडर्स ऑफ पोजीशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और साथ-साथ यहाँ पे तुलना हो गया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या पावर है, ये सब सारा कन्वेंशनल टॉपिक है। काम किए होंगे आप लोग, कौन-कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर्स है, उसके बाद पीएम का, इसी से संबंधित गवर्नर का भी, और अमेंडमेंट। तो ये टॉपिक कन्वेंशनल टॉपिक है, पार्लियामेंट के बारे में, लीडर ऑफ पोजीशन के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तुलनात्मक, प्रेसिडेंट और गवर्नर, और साथ-साथ पीएम और सीएम के बारे में। उससे संबंधित कौन-कौन सा अभी टॉपिक चर्चा में आया है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इमरजेंसी। 25 जून 1975 को लागू किया था, इस बार 50 साल हो गए हैं, तो ये इमरजेंसी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीनों आर्टिकल 352, 356, 360, उसके क्या प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट किया गया 44, उसमें कौन-कौन से बदलाव किए गए। अभी जो प्रेसिडेंशियल रूल है जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, रिसेंटली मणिपुर में लगा, तो एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, और इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वर्तमान में स्थिति क्या है कि रिटन एडवाइस उस समय जो हुआ था, दैट टाइम जो प्रेसिडेंट थे, ये 44 अमेंडमेंट में कंपल्सरी किया गया कि जब तक रिटन एड एंड एडवाइस नहीं मिलेगा, और जब तक प्रेसिडेंट को रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वो संतुष्ट नहीं बोलेंगे, तब तक इमरजेंसी के लिए ऑर्डिनेंस पारित नहीं किया जाएगा, उनका साइन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था किसी भी राष्ट्र के लिए, क्योंकि विदाउट एनी, मतलब ये ऑटोनॉमी वाली बात ना हो जाए, ऑटोक्रेसी वाली बात, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ लेंगे। 352, 356 और 360 तीनों, उसमें 359 भी आर्टिकल है, तो उसको भी देख लेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें 2 जजमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से, उसको जरूर ध्यान रखेंगे दोनों केस के बारे में। ये है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट वर्सेस पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होता है, यूके में इलेक्शन होता है, और ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जैसे इजराइल में होता है, नीदरलैंड में होता है,
वहाँ पे पूरे राष्ट्र को एक कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यूएसए में, यूके में हम लोग क्या होता है, इंडिया में क्या करते हैं, उसको बाँट देते हैं कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वहाँ एरिया छोटा है। तो ये भी न्यूज़ में रहा है, इसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है। तो जैसे 24 है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर। कोऑपरेटिव्स, ये उसमें भी आया था, जब हम लोग आईआर टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी ये आया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 अभी यूनाइटेड नेशन मना रहा है, इसलिए ये कोऑपरेटिव बहुत चर्चा में रहा है। साथ-साथ एक हम लोग संस्था के नाम बताए थे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये लगभग 306 मेंबर्स है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और कोऑपरेटिव कैसे महत्वपूर्ण है अभी के समय में, कौन-कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का स्थापना किया गया, या हमारे पास एग्जांपल्स है अमूल फैक्ट्री का, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। बिहार में आते हैं तो बिहार में भी एपेक्स को लेकर के जो कंपटीशन का काम किया जा रहा है, बिहार में भी 10वां एफपीओ बना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना। या कोऑपरेटिव को लेकर के अभी सब्जी हाट बनाने का प्रत्येक खेती में एपेक्स में बनना चाहिए, या कंपटीशन किया जा रहा है, कैसे अधिक से अधिक धान की अधिक प्राप्ति हो। तो कोऑपरेटिव से संबंधित थोड़ा-सा इसको वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि चर्चा में रहा है, और स्पेशली जब यूनाइटेड नेशन की बात हो गई, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि प्रश्न कभी जब आप 66, 67 का प्रश्न, 67 तो थोड़ा-सा ईज़ी था प्रश्न। 66 का प्रश्न या 65 का प्रश्न आप देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप बना रहे हैं क्वेश्चन आईआर में, मतलब करंट अफेयर्स में है, लेकिन ये लग रहा है कि साइंस एंड टेक का भी लिख रहे हैं कुछ। अमेज़न फर्स्ट का क्वेश्चन था। कहने का मतलब है कि और आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं, कुछ आईआर का भी बात आ रहा है, साइंस एंड टेक का बात आ रहा है, तो करंट अफेयर्स को आप अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। यही आपका करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ में रहा। अब उसको कितना अच्छा आप इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, चाहे आपका जीएस2 में पॉलिटी सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन हो, इकोनॉमिक सेक्शन हो, या आपका जीएस1 में आईआर में हो, या शायद जीएस1 का हिस्ट्री में भी कुछ चर्चा में रहा, उसको एग्जाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, जैसे पॉलिटी पर है तो पॉलिटी कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट है, आईआर पर है कौन-कौन सा न्यूज़ में रहा, उसी तरह साइंस एंड टेक, और साथ-साथ आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जब ये चारों पाँचों सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित जो भी आपका न्यूज़ में रहा, वो भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे संबंधित पॉलिटिकल सेक्शन में पूरा पढ़ ले रहे हैं, इकोनॉमी भी देख लेंगे, हमने आईआर देखा ही था, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, कोऑपरेटिव्स तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन-कौन सा इसमें रहा चर्चा में, इमरजेंसी रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, और एक कोऑपरेटिव्स। ये दोनों भी है इम्पोर्टेंट, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बताया 4-5 ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आर्टिकल 245 से शुरू होता है, 263 टू 75 तक जाता है। उसमें लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, 3 तरह का रिलेशनशिप होता है। उसके अलावा एक जो हम लोग पढ़ते हैं, क्वासी फेडरल, किसी भी के द्वारा एक कोड किया गया था, इंडिया इज क्वासी फेडरल। तो ये सब भी नाम ध्यान रखेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सॉरी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। जहाँ फेडरलिज्म की बात आएगी, संघवाद की बात आएगी, तो इंडिया कैसे है, यूनिटरी के साथ-साथ कैसे क्वासी फेडरल भी है। यहाँ पे प्योर इंडिया जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट से साथ-साथ क्वासी फेडरल भी है, और कैसे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, फिस्कल फेडरलिज्म कैसे हो। फिस्कल में क्या एग्जांपल है, 15th फाइनेंस कमीशन, जो उसमें अलग-अलग डायमेंशन है, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, और 6th जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है,
स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपने पीआरआई को दे रही है। तो अपर लेयर से लेकर के सबसे नीचे लेयर तक कैसे फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या योगदान हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या योगदान हो रहा है। हम अब इसे देखिए, अब फिजिकल फेडरलिज्म हम लोग क्या सिर्फ सेंटर स्टेट का बात करते हैं, साथ-साथ उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करें कि नाउ इट्स टाइम टू रिक्वायर even a state government also to give fiscal federalism, to give fiscal autonomy to local PRI, either it is urban or it is rural. जब हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म का तो सिर्फ सेंटर स्टेट पे नहीं रहे, कंक्लूजन के समय या सजेशन के समय उसको ये भी बात करें कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को दे रही है उसी प्रकार से राज्य का भी जिम्मेदारी बनता है कि पीआरए संस्थाओं को वो अधिकार दे, वो ऑटोनॉमी दे, वो डिवोल्यूशन पावर करे, ताकि वो निचले स्तर तक जिस तरीके से ट्रेन का अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ, तो लोअर बर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपर और मिडिल बर्थ है, तभी पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसको जरूर चर्चा करें। कॉम्पिटिटिव में बात हो रहा है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव में क्या है, अभी जो इंडेक्स तरह तरह का इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, फूड इंडेक्स है, एक्सपोर्ट इंडेक्स है। अब उसमें क्या है कि अब कैसे हम लोग एक्सपायरेशनल जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद आ गया आकांक्षी ब्लॉक, एक्सपायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको जरूर लिखेंगे। उसके बाद अब क्या हो गया है, एक्सपायरेशनल पंचायत प्रोग्राम, उसको हम लोग बोलते हैं पीडीआई, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जब तुलना करें तो तीनों को बताएं, बिटवीन स्टेट्स तो रहा है, स्टेट्स के बाद वो चीज डिस्ट्रिक्ट में भी, ब्लॉक में भी, साथ साथ पंचायत में भी, ये कुछ नया चीज उसको ऐड करें, उसको दें अलग चीज, बाकी तो सब लिख ही रहा है बिटवीन स्टेट्स के बीच में। अब बताएं कि डिस्ट्रिक्ट के साथ जो भी हो रहा है वो भी एक बहुत बेहतर है, उसको और कैसे अलग अलग सब डायमेंशन को टच किया जाए।